गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजकुमार। आज हम फिर से एक बार स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नंबर 11 का चैप्टर नंबर 3, एन एम्पायर अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट्स, यानी कि तीन महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य के बारे में। लेकिन इससे पहले एक जरूरी सूचना, जैसा कि आप सब जानते हैं कोविड-19 चल रहा है, जिसके लिए हम सबको सुरक्षित रहने की जरूरत है। इसलिए मास्क का यूज कीजिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, और जब भी आप कहीं बाहर जाए तो हैंड वॉश जरूर कीजिए। क्योंकि ऑफलाइन जो ऑफ स्कूल ऑफ चल रहे हैं, स्कूल बंद चल रहे हैं, इसलिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आपको शिक्षित किया जा रहा है। इसलिए आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप स्टडी से जुड़ने के लिए हर तरह की ऑनलाइन क्लासेस को जरूर अटेम्प्ट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं राजकुमार, हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, एन एम्पायर अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट, यानी कि तीन महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट जो हमारे लेक्चर थे, हमने बात की थी रोम के बारे में और ईरान के बारे में, कि रोम साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था, ईरान साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था। उसके बाद हमने बात की अगस्त्य के बारे में, जिसने 27 ईस्वी पूर्व में जो एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद हमने अगस्त्य के बारे में बात की। अगस्त्य के बारे में बाद हमने उसके जो एक उत्तराधिकारी थे जिसका नाम था टिबेरियस, उसके बारे में बात की, जो उसने नेचुरली उसकी संतान नहीं था, लेकिन उसने एडॉप्ट किया था। जब हम अब आज का जो हमारे पास जो क्वेश्चन पुट होता है, वो पुट होता है कि जो शुरुआती सम्राट थे रोमन के, उनकी साम्राज्य विस्तार के प्रति क्या नीति रही। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है इसके बारे में, आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपकी स्क्रीन पे अब आ चुके हम। लिखा हुआ है, सेकंड जो पैरा नजर आ रहा है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल माने भारी वारफेयर, आंतरिक तो इंटरनल हो गए। एक्सटर्नल माने भारी जो युद्ध थे, वाज आल्सो मच लेस, बहुत कम लड़े गए। कॉमन, जो कॉमन थे, आमतौर पर कम लड़े गए। इन फर्स्ट 2 सेंचुरी, पहली 2 शताब्दियों में जो भारी युद्ध थे वो बहुत कम लड़े गए। ऐसा क्यों था? ये कहता है द एम्पायर, तो जो सम्राट था, इनहेरिटेड, इनहेरिटेड माने उसे विरासत में। ये कहता है जो सम्राट था विरासत में, कौन सम्राट? ये कहता है ट्यूबिरस। ट्यूबिरस जो सम्राट बना था, दूसरा सम्राट जो बना था, उसे विरासत में फ्रॉम अगस्त्य, अगस्त्य से विरासत में ऑलरेडी पहले से ही। सो वास्ट का मतलब बहुत बड़ा, ये कहता है फर्दर बहुत बड़ा एम्पायर उसे, साम्राज्य उसे मिला था। दैट, इसलिए फर्दर एक्सपेंशन, उसे आगे बढ़ाना, वाज फील्ड टू बी अननेसेसरी, अनावश्यक था। इसलिए उसे आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इनफैक्ट वास्तव में देखा जाए तो अगस्त्य एज, अगस्त्यन का जो युग था, इस रिमेंबर उसे याद किया जाता था फॉर द पीस, यानी कि एक शांति के लिए, यानी कि उसके राज्य में शांति व्यवस्था थी। इट अस हर, ये कहता है असर का मतलब आगमन, इस व्यवस्था का आगमन इन आफ्टर दशक, कई दशकों के बाद हुआ था। इंटरनल स्टिप, कई दशकों तक, जब इंटरनल माने आंतरिक, स्टिप माने संघर्ष हुए, एंड सेंचुरी, शताब्दियों तक, मिलिट्री यानी कि सैनिकों द्वारा, कॉन्क्यूस्ट माने आजादी या विजय प्राप्त की गई, उसके बाद ये शांति व्यवस्था कायम हुई थी। द ओनली, केवल, मेजर कंपेन, केवल जो मुख्य अभियान चलाए गए थे ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार करने के लिए अर्ली इंपायर, शुरुआती सम्राटों द्वारा, वो था ट्राजन। यानी कि ट्राजन ने केवल राज्य विस्तार के लिए अभियान चलाया था, जो कि फ्रूटलेस, निर्थक था। ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटोरीज, उसने निर्थक कब्जा किया था क्षेत्रों के ऊपर, अक्रॉस द फरात, फरात नदी के पार के। इन द ईयर, किस साल? 113 से 113 से 17 ईस्वी के अंदर में। एबोडेंट, ये कहता है एबोडेंट बाय हिज सक्सेसर, सक्सेसर माने उत्तराधिकारी, लेकिन टाजन के जो उत्तराधिकारी है, उन्होंने ये कह रखा है, एम्बोनेट का मतलब उन्हें वापस कर दिया गया जब वो राजा बने। इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट जो 2 शताब्दी थी, उसमें रोमन सम्राटों ने किस तरह की नीति अपनाई, किसके प्रति? राज्य विस्तार के प्रति। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, वो बन सकता है कि रोमन सम्राट के प्रति जो स्थानीय शासन था और जो प्रांतीय, यानी कि प्रांतीय और स्थानीय शासन किस तरह का था। तो सबसे पहले हम प्रांतीय शासन के बारे में पढ़ते हैं। बच मोर करेक्टिस, ये कहता सबसे ज्यादा करेक्टिस माने विशेषता, वाज द ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे एक्सटेंशन, ग्रेजुअली एक्सटेंशन माने धीरे धीरे क्रमिक, एक क्रम से विकास था। रोमन, रोमन साम्राज्य का डायरेक्ट रूल, सीधे प्रत्यक्ष शासन के द्वारा।
दिस वाज एनकम्प्लिस, एनकम्प्लिस माने मिलाना, इस साम्राज्य में मिलाया गया था बाय एब्जॉर्बिंग माने पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद एक होल सीरीज, एक पूरी श्रृंखला ऑफ डिपेंडेंट आश्रित साम्राज्यों की इनटू द रोमन प्रोविजनल टेरिटोरीज, यानी कि जो रोम के प्रांतीय टेरिटोरी, जो क्षेत्रों पर आश्रित राज्य थे, उन्हें रोमन साम्राज्य में मिला लिया गया। नियर ईस्ट, पास में जो रोम के पास में जो पूर्वी क्षेत्र था, वाज फुल ऑफ, पूरा का पूरा सच किंगडम, ऐसे साम्राज्यों से भरा हुआ था। बट बाय द अर्ली सेकंड सेंचुरी, लेकिन जो दूसरी शताब्दी की शुरुआत थी, डोच विच, ये कहता है उसके अंदर ले वेस्ट ऑफ यूरोप, ये कहता है लेकिन जब दूसरी शताब्दी की शुरुआत हुई तो रोमन साम्राज्य जो कि फैल चुका था, वेस्ट माने पश्चिम में फेरात तक लेकर, हैड डिस्पेयर, ये कहता है सेकंड सेंचुरी की शुरुआत में वेस्ट के अंदर जो फरात तक के जो क्षेत्र थे, हैड डिसअपेयर माने गायब हो गए। क्यों? स्वेलो माने क्योंकि इन्हें निगल लिया गया, इनके ऊपर कब्जा कर लिया गया, बाय किसके द्वारा? रोम के द्वारा। इंसिडेंटली, मुख्य रूप से सम ऑफ दीज किंगडम, इनमें से तो कई किंगडम वर एक्सटेंडली, एक्सीडिंगली का मतलब होता है अत्यंत, बहुत ज्यादा वेल्थी माने अमीर थे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हिरोड नाम का एक साम्राज्य था, याइल, उसमें जो उपज थी इक्विवेलेंट वो बराबर थी 5.4 मिलियन दिनारिस पर ईयर, एक साल में 5.4 मिलियन दिनार के बराबर वहां उपज होती थी, जो किसके बराबर थी? 1,25,000 किलोग्राम गोल्ड के बराबर। अब क्वेश्चन पुट होता है, डिनारस क्या थी? डिनारस वाज ए रोमन, डिनारस एक रोमन सिल्वर, सिल्वर कोइन होता था, ये कहता है कंट्रोल अबाउट, ये कहता है 4 1.5 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर, जो इतने प्योर सिल्वर के बराबर में माना जाता था। ये कहता है इतने प्योर सिल्वर के में माना जाता था। हो सकता है कुछ एक स्टूडेंट्स के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है कि उनको आवाज कम आ रही हो, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स तक हमारी आवाज पहुंच रही है, थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है। तो ये कहता है जो दिनारस थी, ये कहता है वाज ए रोमन सिल्वर, जो एक रोमन का सिल्वर माने चांदी का सिक्का था, जिसके अंदर 4 1.5 ग्राम, ये कहता है प्योर सिल्वर चांदी होती थी। इसके बाद ये आगे हमें बताता है, इसके बाद ये आगे हमें किसके बारे में बताता है? इसमें हम इतना होने के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? अब इनफैक्ट वास्तव में ये कहता है, अब तक हमने जो ये पैरा पढ़ा, ये हम प्रांतीय शासन यानी कि प्रोविजन जो रूल्स है वो बता सकते हैं रोमन का। इनफैक्ट वास्तव में एक्सेप्ट ऑफ इटली, इटली को छोड़कर, विच वाज नॉट कंसाइडर, विच माने जिसे समझा नहीं जाता था, एक प्रोविंस, एक प्रांत, इन दिस सेंचुरी, उस समय में ऑल द टेरिटोरी, जितने भी क्षेत्र थे साम्राज्य के, वर ऑर्गेनाइज, उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया था इनटू प्रोविजन, प्रांतों में, एंड सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, और वहां से प्रजा से टैक्स भी लिया जाता था। ये कहता है एट इट्स पीक, पीक माने चरम सीमा पर, रोमन साम्राज्य चरम सीमा पर था इन द सेकंड सेंचुरी में। द रोमन एम्पायर स्ट्रेच, स्ट्रेच माने फैलना, रोमन एम्पायर फैल चुका था फ्रॉम स्कॉटलैंड से टू द बॉर्डर ऑफ अर्मेनिया, उसके स्कॉटलैंड से अर्मेनिया तक सीमाएं थी, सारा से लेकर फरात, सारा मरुस्थल से लेकर फरात तक सीमाएं थी, एंड समटाइम्स कई बार तो बाइंड माने इससे आगे भी वो फैल चुका था। गिवन दैट देयर वाज नॉट गवर्नमेंट, गिवन माने दिया नहीं गया था, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी इन द मॉडर्न सेंस, आज की तरह की, जो हेल्प करती डेम टू रन थिंग, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने में। यू मे विल आस्क, तब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तब हाउ वाज इट पॉसिबल, तब कैसे पॉसिबल था एम्परर, एक ही सम्राट द्वारा, टू कोप माने संभालना, कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चलाना, सच ए वास्ट, इतने बड़े, और डाइवर्स माने विविध तरह के, टेरिटोरीज माने क्षेत्र पर, विद ए पॉपुलेशन, जिसकी जनसंख्या 60 मिलियन, यानी कि लगभग 60 मिलियन के बराबर थी इन द मिड सेकंड सेंचुरी में। द आंसर लाइज टू अर्बनाइजेशन ऑफ द एम्पायर, इसका जो आंसर है वो हमें मिलता है इस साम्राज्य के शहरीकरण को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्थानीय प्रशासन कैसा था, तो उसके बारे में हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है। द ग्रेट अर्बन सेंटर, ग्रेट का मतलब जो शहरी केंद्र था,
डेट लाइन जो स्थापित था शोर माने तटों पर, किसके? मेडिटेरियन भूमध्य सागर के। कौन कौन से शहर थे वो? ये कहता है कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया और ये कहता है एंटीओक वर द बिगेस्ट, उस समय के बड़े बड़े अर्बन सेंटर थे। वर द ट्रू, ये सच्चे, बैडो का मतलब मूल आधार थे इस इंपेरियल सिस्टम, इस साम्राज्यवादी व्यवस्था के। यानी कि वहां पर अर्बन सेंटर के माध्यम से इसे चलाया जाता था। इट वाज थ्रू द सिटीज, ये सिटीज थी जिसके द्वारा गवर्नमेंट वाज एबल, गवर्नमेंट योग्य बनती थी टू टैक्स लगाने के प्रोविजनल कंट्री साइड, यानी कि प्रांतीय गांव के अंदर विच जनरेटेड, जहां से ज्यादातर दौलत कमाई जाती थी ऑफ द एम्पायर माने सम्राट की। तो ये जो पैरा भी मैंने पढ़ा है ये वहां के स्थानीय प्रशासन के बारे में दिखाता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि रोमन साम्राज्य का प्रांतीय हमने ऊपर पढ़ा, स्थानीय प्रशासन ऐसा था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्हाट दिस मींस इज दैट, क्या इसका मतलब ये था कि जो लोकल यानी कि उस समय के जो स्थानीय अपर क्लास ऊंचे जो वर्ग था एक्टिवली सक्रिय रूप से कोलोबरेट सहयोग करते थे रोमन स्टेट का इन एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रशासन चलाने में देयर वन टेरिटोरीज अपने क्षेत्रों में, और रेजिंग वो टैक्स भी लेते थे फ्रॉम देम अपने क्षेत्र में आने वाले लोगों से। इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब ये कहता वास्तव में, इनफैक्ट माने वास्तव में, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक सबसे ज्यादा दिलचस्प पहलू जो था रोमन पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी कि रोम के राजनीतिक इतिहास का, वो था ड्रामेटिकली नाटकीय ढंग से शिफ्ट कर जाना पावर का बिटवीन किसके बीच में? इटली के बीच में एंड प्रोविंस प्रांतों के बीच में। थ्रू आउट ये कहता है सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में इट वाज द प्रोविजनल, ये जो प्रोविजनल प्रांतीय जो अपर क्लास ऊंची क्लास के लोग थे हु सप्लाई, उन्होंने सप्लाई करना शुरू कर दिया मोस्ट ऑफ काडर, काडर माने व्यक्तियों को, डेट गवन जो शासन चलाते थे प्रोविंस यानी कि प्रांतों का भी, और कमेंडेड द आर्मी, और आर्मी के लिए भी क्या देते थे? सेना अफसर प्रदान करते थे। दे कम, धीरे धीरे दे कम टू फॉर्म, वो फॉर्म माने आने लगे, एक धीरे धीरे दे फॉर्म उन्होंने निर्माण करना शुरू कर दिया एलिथिक एक नई जाति का, जो एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासन के लिए अधिकारियों को देती थी एंड मिलिट्री कमांडर और सैनिक अधिकारियों को देती थी। हु बिकम, अब ये मोर पावरफुल इतने ज्यादा शक्तिशाली बन चुके थे दैट द सीनेटर क्लास, सीनेटर सेनेटर का मतलब मैंने आपको पिछली बार बताया था, जो पहले रोम पे शासन करते थे जिनकी चलती थी, अब उनसे ज्यादा ये शक्तिशाली बन चुके थे। बिकॉज इसका कारण था दे हैड द बैकिंग, बैकिंग माने उन्हें समर्थन मिला हुआ था ऑफ द एम्पायर माने सम्राट का। एज द न्यू ग्रुप, जैसे जैसे ये नया ग्रुप एमर्ज माने उत्पन्न होना शुरू हुआ, जो एम्पायर जो सम्राट था, एक सम्राट जिसका नाम गैलिनस था, ये कहता है उसने कंसोलिडेट, कंसोलिडेट माने सुदृढ़ करना शुरू कर दिया देयर राइज, देयर राइज माने उनकी उत्पत्ति को, उनकी पावर को, बाय एक्सक्लूडिंग, उसने धीरे धीरे सीनेटर्स को हटाना शुरू कर दिया मिलिट्री कमांड से। एंड वी आर टोल्ड, ये कहता है मिलिट्री कमांड से जैसे ही उसने सीनेटर को हटा दिया और इस नए वर्ग को जो अपर क्लासेस का था प्रोविजन से, इसे सैनिक कमांड देनी शुरू कर दी। ये कहता है वी आर टोल्ड, हम बात कर रहे हैं गैलिनस की, जिसने फोरबेड माने पाबंदी, पाबंदी लगा दी सेनेटर्स पर फॉर सर्विंग इन द आर्मी, कि वो आर्मी में सेवा नहीं कर सकते, और हैविंग एक्सेस टू इट, ना ही इस तक पहुंच सकते हैं। इन ऑर्डर, ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि पुराने समय में रोमन के अंदर जब सेनेटर थे तो वो अपनी चलाने लगे थे, वो राजा के ऊपर कंट्रोल करने लगे थे, क्योंकि ऐसा माना जाने लगा था कि अगर सेनेटर के साथ कोई राजा बुरा व्यवहार करता है तो उस राजा को बुरा समझा जाता है। इसलिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, प्रिवेंट माने रोक लगाने के लिए, कंट्रोल ऑफ एम्पायर, एम्पायर साम्राज्य पर नियंत्रण जो सीनेटर कर रहे थे उस पे प्रिवेंट माने रोक लगाने के लिए, उनके हाथ से उन्हें वापस लेने के लिए ऐसा किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं, ये कहता है टू सम अप, संक्षेप में अगर हम बात करें, इन द लेट फर्स्ट, प्रथमी शताब्दी के आखिरी में, सेकंड दूसरी, और तीसरी शताब्दी के शुरुआत में जो आर्मी है, जो सेना है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन तंत्र है, वर इंक्रीजलिंग, इंक्रीजलिंग माने बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा फ्रॉम द प्रोविंस, यानी कि प्रांतों से यहाँ पर सैनिक ज्यादा आने शुरू हो गए।
एज क्योंकि सिटीजनशिप जो नागरिकता थी स्प्रेड माने अब इन क्षेत्रों में भी फैलनी शुरू हो गई थी एंड वाज नो लॉन्गर कॉन्फाइड कॉन्फाइड माने सीमाएं अब कोई सीमाएं नहीं रही थी टू इटली इटली तक अब ये कार्य सीमित नहीं रहा था लेकिन ये कहता है इंडिविजुअल इंडिविजुअल माने जो इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत इटालियन ओरिगन ये कहता है लेकिन जो व्यक्तिगत इटालियन मूल के जो निवासी थे अभी भी कंटिन्यू माने लगातार डोमिनेट माने अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे किसके ऊपर सीनेट नाम की संस्था पर कम से कम 3rd सेंचुरी तक वैन जब सीनेटर ऑफ प्रोविजन जब प्रांतों से आने वाले सीनेटर बिकम ए मेजोरिटी बहुसंख्या में होने लगे दिस ट्रेंड तब इस प्रवृत्ति ने रिफ्लेक्टेड माने प्रभाव डाला और इटली का पतन होना शुरू हो गया साम्राज्य से पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से भी और इकोनॉमिक रूप से भी एंड द राइज उदय होने लगा न्यू एथिक नई जाति का इन वेल्थियर जो अमीर भी थी मोर अर्बनाइज और ज्यादा शहरीकरण भी थी और मेडिटेरियन भूमध्य सागर का हिस्सा थी सच एज जैसे कि साउथ ऑफ स्पेन अफ्रीका एंड ईस्ट ये कहता है एक शहर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है वो अब यहां से शुरू हो रहा है मैं आपके बात कर रहा हूं कि रोमन के संदर्भ में शहर क्या था रोम शहर किसको कहते थे रोमन लोगों के अनुसार शहर क्या था उसका आंसर हम स्टार्ट कर रहे हैं ए सिटी एक शहर इन द रोमन सेंस रोमन की तरफ से एक शहर वाज एन अर्बन सेंटर एक शहरी केंद्र होता था विद इट्स वन मैजिस्ट्रेट जहां पर खुद का एक मैजिस्ट्रेट यानी कि न्याय अधिकारी होता था सिटी काउंसिल यानी कि शहर की परिषद होती थी एंड ए टेरिटोरीज ए भूभाग होता था कंटेनिंग जिसमें होते थे विलेज गांव ये कहता है गांव विच वर अंडर इट जुडिशन हर गांव उसके अधिकार क्षेत्र में आते थे दस इस प्रकार वन सिटी कुड नॉट बी इन द टेरिटरी ऑफ द अनदर सिटी एक शहर दूसरे शहर के क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता था बट लेकिन जो विलेज थे ऑलमोस्ट वो ज्यादातर ऑलवेज वेयर लेकिन ज्यादातर जो गांव थे वो अपने अपने क्षेत्र में आते थे विलेज कुड बी अपग्रेड गांव को अपग्रेड माने बढ़ाया जा सकता था और उन्हें बढ़ाकर उन्हें स्टेट ऑफ सिटी राज्य का दर्जा भी दिया जा सकता था एंड ये कहता वाया वर्षा का मतलब इसका उल्टा भी हो सकता था गांव को घटाकर शहरों को घटाकर गांव का दर्जा भी दिया जाता था यूजुअली आमतौर पर एज ए मार्केट डिपेंड करता था इंपेरियल फेवर का मतलब राजा का मूड कैसा है वो अच्छा है तो वो गांव को बढ़ाकर सिटी बना देता था अगर खराब है तो वो गांव घटाकर शहर से उसे गांव बना देता था वन क्रिसियर एक अन्य महत्वपूर्ण एडवांटेज जो फायदा था लिविंग इन ए सिटी शहर में रहने का वाज सिंपली वो ये था इट माइट बी बेटर प्रोवाइड यहाँ पे अच्छी बेटर माने बढ़िया सुविधा मिलती थी ड्यूरिंग फूड शॉर्टेज जब पूरे देश में भोजन की कमी हो जाती थी गांव में इवन फेमाइन या अकाल पड़ जाता था देन द कंट्री साइड गांव में तब भी यहाँ पर खाने पीने की कमी नहीं होती थी तो यहाँ पे जो ए सिटी से हमने शुरू किया था रोमन के लिए शहर का क्या मतलब है वहां से लास्ट तक का हमारा आंसर बन सकता है कि रोमन के संबंध में शहर का क्या मतलब था रोमन के लिए शहर किसे कहते थे और साथ में शहरों में रहने के क्या बेनिफिट थे कि वहां पे भोजन की कमी नहीं हो पाती थी इससे नेक्स्ट जब हम टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे थैंक यू